अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और फैसल चौधरी साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। नाज़रीन, सियासी मंजरनामे पर आप लोग जानते हैं कि इस वक्त सबसे बड़ा एक बहुत अहम मामला वो इलेक्शन का ही है और इस सिलसिले में अच्छी खबर यह है कि एक शेड्यूल भी जारी कर दिया गया इलेक्शन का और अब उसके बाद काफ़ी हद तक लोगों को ये उम्मीद भी हो चली है, ख्वाहिश भी है और कोशिश भी है कि इलेक्शन बर वक्त हो जाएं और जितने भी इसके ना होने से मुतल्लिक या ताख़ीर से मुतल्लिक इब्हाम हैं वो दूर हो सकें। अब देखना यह है कि तमाम सियासी जमातें किस नैरेटिव के साथ मैदान में आती हैं और कितना साफ शफाफ मुनसिफाना इलेक्शन ये हो सकता है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। PMLN इस वक्त सियासत कर रही है जिसमें वो तमाम लोगों को साथ लेकर चलने की बात कर रही है। इस मफाहमत की सियासत का क्या मुल्क व कौम को फ़ायदा होगा या फिर एक PTI की पार्टी जो है इस वक्त अगर वो हम देखें कि वो ऐसा लग रहा है कि मंजर से हट रही है, उसके लिए स्पेस कम हो रही है, तो क्या उनके इस तरह से इलेक्शन में स्पेस कम मिलने पर इलेक्शन के ऊपर सवाल नहीं होंगे? ये और इस टाइप की बहुत सारी बातें जिस पे बात करना बड़ा ज़रूरी है और आज थोड़ा समझने की भी कोशिश करेंगे कि मुल्क को कैसे आगे ले जाया जा सकता है, सियासत को कैसे, जमहूरियत को कैसे मजबूत किया जा सकता है, इसके ऊपर ख़ास तौर पर बात करेंगे। आज ख़ास तौर पर हमें प्रोग्राम में ज्वाइन सीनियर सियासतदान बड़े मोहतरम हमारे जनाब जावेद हाशमी साहब। अस्सलाम वालेकुम जावेद हाशमी साहब। जी वालेकुम सलाम। हाशमी साहब, बहुत शुक्रिया सर आपने वक्त दिया प्रोग्राम के लिए। और सबसे पहले सर मैं आपसे आपकी जो ख़ास तौर पर सियासत है उसके हवाले से ज़रूर कुछ बुनियादी बातें जानना चाहती हूँ कि आप इस इलेक्शन में क्या हिस्सा ले रहे हैं, किस जमात के टिकट के लिए आप अप्लाई करेंगे और क्या आपको लग रहा है कि आपको टिकट मिल भी जाएगा? नहीं, मैं तो मुस्लिम लीग नून का मेंबर हूँ, एक ऑर्डिनरी मेंबर हूँ, रुकने मुस्लिम लीग। लेकिन जो इंतखाबात है वो शायद जिस हल्के से मैं लड़ रहा हूँ, ज़ाहिर है कि लड़ रहा हूँ, तो उससे मुस्लिम लीग ने अभी तक किसी को टिकट जारी नहीं किया। तो फिर मैं आज़ाद लड़ रहा हूँ। ये हल्का 149 है मुल्तान शहर का, तो उससे मैं इंतखाबात में हिस्सा ले रहा हूँ। यहाँ से 2 दफ़ा मैं MLA बना भी हूँ, 1 दफ़ा मुझे हराया गया, तीनों तरफ लोगों ने मेरा साथ दिया और इस वक्त फिर भी आज फिर मैं मखदूम जावेद हाशमी साहब, आप खुद एक सीनियर सियासतदान हैं और आपने सियासत में बड़ी मुश्किलात देखी हैं, बहुत सी मुश्किलात का सामना किया है। तो मौजूदा जो हालात हैं उसमें आप क्या समझते हैं कि क्या जो इलेक्शन है आइंदा वो साफ और शफाफ हो सकते हैं, मुनसिफाना होंगे इलेक्शन? देखिए, हमारी तारीख भरी पड़ी है इन वाक़यात से, जो अगर इसको कहें कि वह बराबरी की सतह पर हर एक को इंतखाब में हिस्सा लेने का मौका दिया जाएगा, तो उसके लिए सबसे बड़ी जमात जो है वो PTI है। और PTI का जो सरबराह है वो जेल में बैठा है, उसका वाइस चेयरमैन शाह महमूद भी जेल में बैठे हुए हैं। तो ये जब तक बराबरी की सतह पर उनको आज़ाद नहीं किया जाएगा वो इलेक्शन काबिल कबूल नहीं होंगे, मुतनाज़ा होंगे। इसकी मिसालें बड़ी पड़ी हैं। देखिए, पाकिस्तान में शेख मुजीब जो है वो जेल में बैठा था अगरतला साजिश केस में। जब इंतखाबात के लिए कहा गया, वो गोल्ड मेज कॉन्फ्रेंस बनाई गई, तो उसके ऊपर गद्दारी का इल्ज़ाम था, लेकिन उसको रिहा करना पड़ा। तो रिहा कर लिया उसने, इनको तस्लीम भी कर लिया और वो उसका और इलेक्शन में बराबरी की तौर पे जब वोट पड़े तो सबसे बड़ा लीडर जो मुंतखब हुआ वो शेख मुजीबुर रहमान था, लेकिन उसको एक इक़्तिदार नहीं दिया गया। उसके पॉपुलर वोट को हमने मुतनाज़ा बना दिया, तो फिर उसके बाद उसको तो जेल में हमने डाल दिया। फिर जब नहीं बनाया तो वो लोगों इतने नाराज़ थे कि उन्होंने जो वोट डाला था पाकिस्तान के लिए उसको उन्होंने कहा कि हमने बांग्लादेश
बनाना है। बांग्लादेश बन गया। शेख मुजीब कोई इतना बहुत लीडर नहीं था, उसको तो आपने बंगालियों ने बाद में कत्ल भी कर दिया, लेकिन पाकिस्तान तो ना रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि फिर इसी तरीके से बहुत सारे मौके हैं। भुट्टो साहब ने तमाम लीडरों को गद्दार डिक्लेयर कर दिया था और हैदराबाद ट्रिब्यूनल ने उनको सजाए मौत का भी फरमा दिया, तो फिर उनको छोड़ना पड़ा। वो तो बच गए। पाकिस्तान के अंदर ज़ियाउल हक साहब की हुकूमत भी ना बची और उसके अंदर पाकिस्तान के लिए मज़ीद परेशानियाँ हुई। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को लोगों ने वोट दिया, उसको फिर हमने इक़्तिदार नहीं दिया। फिर मोहतरमा बेनज़ीर आई, उनसे हुकूमत हमारी 17 महीने में छीन ली। तो ये जब मुतनाज़ा हम खुद बनाते जाएंगे, नवाज शरीफ की बिल्कुल सादी 2/3 अक्सरियत शायद उनको मिल जाती, लेकिन नहीं दी और उनको उनकी हुकूमत छीन के परवेज़ मुशर्रफ साहब आ गए। लेकिन हाशमी साहब, ये जो जमहूरियत की इस वक्त आपने मंजर कशी की है, ये बड़ी आपने सही बातें की है, लेकिन अगर जमहूरियत आज इस तरह से कमज़ोर हमें नज़र आ रही है तो आप नहीं समझते इसमें खुद सियासतदानों का भी कहीं ना कहीं ज़ाहिर कमज़ोरी है, उनकी भी कोई कोताही है, उनकी भी गलतियाँ हैं? बिल्कुल गलतियाँ हैं, बिल्कुल बेशुमार गलतियाँ हैं। तो हम सियासतदानों की ये कह के गलतियाँ, तो हम सियासत के खिलाफ भी नफरत पैदा कर दें। क्यों दे इक़्तिदार किसी को? एक दफ़ा इनको लड़ने दे, मुकाबला करने दे इमरान खान का, फिर जो आता है उसको हुकूमत दे दें। ये सियासतदानों का कट टू साइज हो जाएंगे, कोई इनमें से आगे आएगा ही नहीं। फिर पाकिस्तान के सियासतदानों को गाली देना आसान बात है। लेकिन हाशमी साहब, अब तो जो सियासत कर रहे हैं वो तो कह रहे हैं कि हम अब सीख चुके हैं तारीख से और अब मफाहमत की बात कर रहे हैं। अभी मियाँ साहब भी वापस आए हैं, तो वो आकर अगर सीख चुके हैं अगर, तो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि हम सबको इकट्ठा करते हैं, तो सबसे पहले मियाँ नवाज शरीफ मुतालबा करें, सारी पार्टियां मुतालबा करें। एक बड़ी पार्टी है, उसको बाहर निकाल के हम कहते हैं हम सबको इकट्ठा करते हैं। नहीं, आप ये कहें कि इमरान खान को पहली दफ़ा जब ये मुतालबा करेंगे तो फिर मुतनाज़ा इलेक्शन नहीं होंगे, कहेंगे इमरान खान को रिहा करो, शाह महमूद कुरैशी को रिहा करो, तो जो उनके खिलाफ मुकदमे हैं वो चलते रहेंगे। अगर सलाह साजिश के बावजूद मुझे शेख मुजीब को रिहा किया, फिर यहाँ ट्रिब्यूनल के बावजूद उन लीडरों को कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक तो वो गद्दार डिक्लेयर हो गए थे, सजाए मौतें दी जाती है, हम रिहा करते रहे हैं। अगर आज इस मौके पे फिर इलेक्शन, पाकिस्तान की तो जिंदगी है इलेक्शन, गरीब लोगों की जिंदगी है इलेक्शन, वो उससे अपनी किस्मत का फैसला करते हैं। जब इलेक्शन हो रहा हो, बड़ी पार्टी हो ना उसमें, मुझे तो इजाज़त हो, इमरान खान को इजाज़त ना हो, तो फिर ये इलेक्शन नहीं है, ये मुतनाज़ा क्या, ये इलेक्शन ही नहीं है। हाशमी साहब, ये फरमाइए कि आप इमरान खान और उनके साथियों के लिए जो रिहाई की बात करते हैं, तो क्या जो 9 मई का वाक़या है उसको इग्नोर कर दिया जाए, जो रियासत पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की बात है उसको बिल्कुल भूल जाए? क्यों नहीं, आप बिल्कुल मुकदमे चलाएं, उसके अंदर साबित हो जाते सजा दे दें। लेकिन आप एक वो मुकदमा चलते हुए कितने साल, तकरीबन अब 6-7 महीने तो हो गए हैं, कोई एक चीज़ सॉलिड कहीं आई है जिसमें कौम कहे हाँ ये बात सॉलिड आ गई है? मुकदमा चलाते रहें, मुकदमा को रुक जाता है। देखिए, मुझे 23 साल की सजा थी, जेल में मैं बैठा था, मेरी जमानत सुप्रीम कोर्ट ने नहीं ली, जो चौधरी इफ्तिखार जो था उसने भी नहीं ली, तो वह मुकदमा तो अभी तक इन्होंने वापस नहीं लिया। चलाएं, बगावत का मुकदमा है, चला लें, ये मुकदमा चलाते नहीं हैं।
मेरे खिलाफ मुकदमा अभी तक बगावत का मौजूद है, रिकॉर्ड पे है, तो फिर मैं क्यों बाहर बैठा हूँ, मैं क्यों इलेक्शन लड़ लेता हूँ? ठीक, मखदूम साहब ये फरमाइएगा कि क्या आप दोबारा पीटीआई ज्वाइन कर सकते हैं? नहीं, मैं किसी पार्टी में शामिल नहीं होऊंगा। अब उम्र के इस हिस्से में हूँ। मैंने पैदा हुआ था मुस्लिम लीगी, मेरा बाप, मेरा दादा। मैंने पार्टी उस वक्त भी नहीं छोड़ी। मियां नवाज शरीफ साहब को जब मैं गया, सब पहला क्वेश्चन मैंने ये किया कि आपने मुझे पार्टी से क्यों निकाला? जो वो कौम को सवाल कर रहे हैं, मैंने उनसे किया था। उनके वज़रा बैठे हुए थे, साद रफीक बैठा हुआ था, परवेज वो बैठे हुआ था। तो इसी तरीके से जी परवेज रशीद साहब जी, हम तो परवेज रशीद, हम तो प्यार में सिर्फ परवेज ही कहते हैं ना, वो बैठा हुआ था। आसन इकबाल बैठे हुए थे। मैंने कहा मियाँ साहब मुझे आपने क्यों निकाला और वजह बताएं मुझे। तो सबने कहा, बल्कि वो बोल पड़े साद रफीक वगैरह कि मियाँ साहब कटिया तुसी सी। तो मैं तो पार्टी छोड़ी नहीं थी, मैं तहरीक इंसाफ की पार्टी भी, मैं उनको कहा कि ये आज पोजीशन हुई है जो इमरान खान के साथ जो आज हो रहा है, उस वक्त नवाज शरीफ साहब को ही निकालना था। तो फिर मैंने कहा इमरान खान को कि ना ऐसा ना करे, वोट के जरिए अगर बनते हैं वजीर आजम नवाज शरीफ और बन रहे थे तो वो उनको चलाने दे, हमारी 70-80 सीटें निकल आएंगी और वो ताकत वाला पोजीशन होगी, वो किसी की मरहून मिन्नत नहीं होगी, उसके आप लीडर होंगे, आप आगे चलेंगे और या आपको अगली हुकूमत आपको मिल जाएगी। आप ऐसा ना करें। इस वक्त वोट चूँकि नवाज शरीफ के साथ है, मैंने ये बात की, सब ने मिल के कि इनको हम निकालेंगे, नवाज शरीफ को आपको बनाएंगे। तो ना मेरे साथ इमरान खान खुश हुआ, ना मियाँ नवाज शरीफ हुआ, मुझे इसके परवाह भी नहीं रहती। मैं पॉलिटिकल वर्कर हूँ, कोई लीडर हूँ ही नहीं, आज भी वही बात कर रहा हूँ और उसके लिए मुझे उसकी सजाएं भी उठाता हूँ, दोनों मिल के देते हैं। अब मेरे जो सारी फैक्ट्रियाँ, घर, हर चीज़ गिराई है तो इमरान खान की हुकूमत थी, मैं उसके खिलाफ इल्ज़ाम लगा था। जब शहबाज शरीफ साहब थे, शहबाज शरीफ ने लोगों के सामने कहा कि आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से हमें इक़्तिदार के 3 साल मिल गए, वरना हमारा इक़्तिदार रह गया था 1 दिन, 2 दिन या 1 दिन, ये थे उनके लफ्ज़। मैं खामोश था, मैंने कहा मियाँ साहब 1 दिन भी नहीं था आपके पास, और वो उनको 3 साल मेरी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से मिले और उन्होंने मेरा जो हशर किया शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में, तो मुझे उनसे भी कोई गिला नहीं है। ठीक, मुझे इमरान ये से तो आपका बड़ा बना हाशमी साहब, और आप उसूल के साथ खड़े हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी की बात हो। लेकिन हाशमी साहब, अब जब मियाँ साहब वापस आए हैं, उनके मुकदमात भी ख़त्म हो रहे हैं, आप समझते हैं कि ये मेरिट पर मुकदमात ख़त्म हो रहे हैं या कोई मामला तयशुदा है मियाँ साहब के और इस वजह से उनकी वापसी भी हुई है और इसीलिए वो वज़ीर आज़म भी बनने में कामयाब हो जाएंगे? देखिए, बात ये है कि वो इस सियासत में मुझे नहीं पता, इतनी अंदर की बातें मैं नहीं जानता। एक बात मैं जानता हूँ कि ये सारे सियासतदान सब के सब झोली फैलाए इक़्तिदार के दरवाजे पे खड़े, ये आवाम से इक़्तिदार नहीं मांगते। वो इमरान खान हो, जरदारी साहब हो, मियाँ नवाज शरीफ साहब हो, वो कोई और हो, मैं फजल-उर-रहमान के बारे में तो मुझे पता है, वो उसको भी वो कहते हैं हमें दे दो इक़्तिदार। तो बात ये है कि ये लीडर भी अपने आप को उस तरह का लीडर इमर्ज करें, मारे खाएं, सही मारे। अगर जो वोटर की मार है कभी तो वो भी खाएं, अगर वोट नहीं देते इनको अवाम। और ये सही बात है, मैं जानता हूँ, मैंने कल 45 बंदों पे बैठ के कहा कि ये बताओ वोट किसको दोगे। उन्होंने कहा जी जहाँ आप कहेंगे इतिहाद के अंदर। मैंने कहा नहीं, चलो मुझे तो आप देंगे, लेकिन कसम है तुम्हें, दिल की बात बताओ। उसमें कोई 40-45 आदमी थे, 43 ने कहा कि हम तहरीक इंसाफ को देंगे वोट। 2 ने कहा, वो नौजवान ने
कहा और उसके बाप ने कहा, तो थोड़ी देर बाद बाप ने कहा कि मैं भी इमरान के साथ हूँ, तो उसके बेटे ने कहा मैंने तो आपकी वजह से कह दिया। पॉपुलैरिटी तो इस वक्त है पीटीआई की, एक बात ये तो नजर भी आती है, लेकिन हाशमी साहब आप समझते हैं एस्टेब्लिशमेंट की सुलह हो सकती है इमरान खान से? उनके निकाल के कौन से इलेक्शन, उनको निकाल के, उनको रास्ता रोक के, उन पर तशद्दुद करके वो कौन सी इलेक्शन है? उसका नाम इलेक्शन हो ही नहीं सकता। मुतनाज़ा नहीं होंगे बल्कि वो पाकिस्तान की जड़ों को खोद देंगे वो इलेक्शन। आपको लगता है हाशमी साहब कोई तहरीक इंसाफ के साथ एस्टेब्लिशमेंट की सुलह दोबारा हो सकती है? इमरान खान साहब दोबारा काबिल कबूल बन सकते हैं? सबको नहीं लाना चाहते थे फिर ले आए, नवाज शरीफ को नहीं लाना चाहते थे 2-3 दफा फिर ले आए, मोहतरम बेनज़ीर को 88 में निकाल दिया, फिर 93-94 में ले आए, फिर जरदारी साहब को भी ले आए। जो ले आते जाता वो वहाँ तो रहता है, लेकिन जो फिर हुकूमत जो है वो जो आवाम के दिलों पर राज उस हुकूमत का नहीं होता, आती है उसको लोग पसंद नहीं करते, इसीलिए मुल्क एक कदम आगे नहीं बढ़ रहा। वो जब तक इसको आज़ादाना माहौल नहीं देंगे, भाई जीत जाएगा इमरान खान तो क्या हो जाएगा, ये अपोजिशन बहुत बड़ी अपोजिशन होगी, उसको ठीक रखेंगे। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि इंतखाबात वो हों जिसमें हम ही जीते, नहीं फिर वो इलेक्शन नहीं है। सही। हाशमी साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया हमें और बड़ी तफसील से आपने बातचीत की। यकीनी तौर पर इंपॉर्टेंट बातें हैं जावेद हाशमी साहब की कि जमहूरियत क्यों हमारी कमज़ोर हो रही है और किस तरह से हमारे सियासतदान जो हैं वो भी एक दूसरे को बिल्कुल टॉलरेट नहीं करते और एक दूसरे की जीत बर्दाश्त नहीं करते और इसी वजह से ख़राबियाँ भी पैदा होती हैं। हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद रहे, लेकिन मैं ज़रूर उनकी गुफ्तगू पर भी और ओवरऑल जो आज की ख़बरें हैं उसके हवाले से भी दोनों पैनलिस्ट से भी बात करना ज़रूरी समझती हूँ। लेकिन इमरान साहब, जो हाशमी साहब ने अभी सारी गुफ्तगू की है उस हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है? किस हद तक उनकी बात आपको रियलिटी बेस्ड लग रही है? देखें, हाशमी साहब एक बहुत सीनियर सियासतदान हैं और उन्होंने बड़े उतार चढ़ाव देखे हैं सियासत के, तो मुख्तलिफ पार्टियां भी देखी और उनकी जो किताब थी हाँ मैं बागी हूँ, उसका भी आपको पता है उन्होंने अपनी आप बीती जो उसमें सारी बयान की थी। लेकिन गुजारिश ये है कि उनकी बातों में मुझे तो खुद ज़रा तजाद नज़र आया। अच्छा। हाँ जी, एक तरफ तो वो कहते हैं कि ये इलेक्शन ही नहीं है, दूसरी तरफ वो कहते हैं जी मैं इलेक्शन लड़ूंगा, यानी उनके लिए ये इलेक्शन है और अगर उनके मुखालिफ लड़ें जो बकौल उनके लिफ्ट नहीं करा रहे तो उनके लिए वो इलेक्शन नहीं है। तो ये दोगलापन है उनकी सियासत का। इसी वजह से देखिए, वो पहले मुस्लिम लीग नून के साथ थे, फिर वहाँ से उनकी लड़ाई हुई, उन्होंने छोड़ा या वो निकाले गए, बकौल इनके वो निकाले गए तो फिर इमरान खान साहब के पास चले गए, फिर वहाँ उनकी लड़ाई हुई, उनको वहाँ से निकाला गया, तो वो उसके बाद दोबारा वो मुस्लिम लीग नून में आ गए। तो ये मामला जो हैं इसी तरह से हैं। वो जो उन्होंने सियासतदानों के बारे में गुफ्तगू की है, अगर वो 100% ठीक है तो माफ़ी के साथ, बड़ी माजरत के साथ, फिर हाशमी साहब खुद भी उसी कमाश के सियासतदान हैं। उन्होंने भी खुद अपनी 30-40 या 50 साल सियासत में कोई ऐसा काम नहीं किया जिस पे हम ये कह सकें फिर ख़राब लोगों के साथ ही वापस क्यों चलेंगे। यानी वो भी फिर वही जो इक़्तिदार, वो जो अभी फरमा रहे थे कि सियासतदान इक़्तिदार जो अपनी झोली फैलाए फिरते हैं इक़्तिदार के लिए, तो फिर जो उन्होंने भी सियासत की वो इक़्तिदार के लिए की ना। अगर वो उसके लिए सियासत इक़्तिदार के लिए ना करते तो फिर दोबारा ख़राब लोगों के साथ तो ना जाते, फिर तो खुद अपने जैसे अच्छे साफ शिफाफ लोगों के साथ खड़े होते। ठीक है, लेकिन चौधरी साहब आपकी क्या इस पर राय है? जो वो बातें कर रहे थे उसूली तौर पर आप उनसे इख्तिलाफ करते हैं, इत्तेफाक? नहीं, देखिए जो जावेद हाशमी साहब बातें करते हैं उनसे तो इख्तिलाफ मुमकिन नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पे उन्होंने ये कहा कि इलेक्शंस में अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान को निकाल के आप इलेक्शन कराएंगे तो उनको इलेक्शन कौन कहेगा। हम रोज़ाना ये बात कहते हैं, हमने रात को भी ये पूछा कि जब आपने एक जो पाकिस्तान की जो एक पॉपुलर जमात है, इलेक्शन तो देखिए ना, इलेक्शन तो डेमोक्रेसी और फ्री एंड फेयर ऑनेस्ट इलेक्शंस में आपने लोगों को चॉइस देनी और उनकी मर्जी है जो वो चूज करेंगे। डेमोक्रेसी में तो मेजॉरिटी जिस पार्टी को, जिस शख्सियत को चूज करती है वही इक़्तिदार संभालता है, क्योंकि लोग अपनी जो है अपनी ख्वाहिश का इजहार करते हैं। अब वो जो बातें करें उनसे तो इनकार मुमकिन नहीं है, लेकिन
वो हर चीज का जो जिम्मेदार है वो एक इदारे को ठहराते हैं, लेकिन और इस बात से कतई नज़र के सियासतदानों की गलतियां जो हैं वो ये कहते हैं कि उनकी गलतियां जरूर हैं, लेकिन उनकी गलतियों को दोहरा के हम उनके खिलाफ नफरत पैदा नहीं कर सकते। बात यह थी कि जब तक पार्टियां डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के ऊपर जमहूरी असूलों कैसे आगे बढ़ेंगे, और वही जो है वो मुख्तलिफ बातें करते हैं कि जी आप इस तरह से कर लें, आप उस तरह से कर लें, और जब मतलब ये मामलात होते हैं तो आखिर में इसमें कोई बेनिफिशरीज भी होते हैं, ज़ाहिर है। और जब ये तो नहीं हो सकता कि आप, ये तो नहीं हो सकता ना जी, या तो आप बिल्कुल ना आए, आप उसके फाइट आउट करें। आपने एक प्रिंसिपल पे सारी जिंदगी गुजारी है लोगों ने, नहीं आए इक़्तिदार में, तो ये सियासत जो है, जो इक़्तिदार की सियासत है उसमें तो जो है तो फिर उसमें दोनों जिम्मेदार हैं। बिल्कुल ठीक है, राइट। एक ब्रेक ले लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आज की स्टोरीज हैं उनके हवाले से भी बात करेंगे और कुछ इनसाइड इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर करेंगे। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जी वेलकम बैक नाजरीन। और मुख्तलिफ वजूहात ज़रूर आ रही थी सामने कि जी कुछ अमन अमान की सूरत हाल ख़राब हो रही है, ये मसला है, वो मसला, इलेक्शन ताख़ीर का शिकार ना हो जाए। लेकिन बहरहाल शेड्यूल तो आ गया, लेकिन स्टिल हम देख रहे हैं कि एक बड़ी पार्टी PMLN के जो KPK के सदर हैं वो कहते हैं कि बर्फ़बारी होगी फरवरी में, तो उस वक्त इलेक्शन नहीं होने चाहिए। तो अगेन ये फिर उन्होंने डिले की जो एक बात की है, इसकी क्या वजह हो सकती है? मेरा साहब अमीर मकाम साहब कह रहे हैं कि जी फिर वही बात जो मौलाना फजल रहमान साहब भी कह रहे हैं, तो ये मसला वाकई मौसम का है या फिर आजकल जो उधर कन्वेंशंस हो रहे हैं KPK में उनसे कोई खौफजदा हो गया, उन्होंने कोई ठंडा कर दिया सबको? देखिए समीना, बात यह है कि गैब का इल्म तो खुदा जानता है, अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। जहाँ तक वो अमीर मुकाम साहब की या मौलाना फजल रहमान साहब की बात है, तो देखें KP में कुछ इलाके ज़रूर हैं जहाँ पे बर्फ़बारी होती है और वहाँ पे वाकई ही मौसम होता है, लेकिन ये तो उन्हें उस वक्त सोचना चाहिए था जब इलेक्शन अनाउंस किए जा रहे थे। अब जब इलेक्शन अनाउंस हो गए हैं तो बस होने दें, देखते हैं जो भी रिजल्ट होगा। क्या होगा, उन हल्कों में वोटिंग कम होगी, शरह कम होगी, तो पहले कौन से यहाँ पाकिस्तान में 100% शरह होती है जो कम हो जाएगी तो लेकिन अब मैं समझता हूँ कि इस वजह से डिले नहीं करना चाहिए, अब इन्हें इलेक्शन वक्त पे हो जाने चाहिए, ताकि मुल्क में जो एक इस तरह की फिजा है, गैर यकीनी सूरत हाल है, हर बंदा इस बहस में है कि इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, इलेक्शन होंगे तो क्या होगा, क्या मुल्क में इस्तेहकाम आएगा, क्या मुआशी सूरत हाल बेहतर होगी, महंगाई में कमी होगी। अब हर चीज़ जुड़ी है इस इलेक्शन से। तो मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि ये अमीर मकाम साहब या दूसरे लोग जो भी करें, जो मुल्क चलाने वाले हैं, जो मुल्क को संभालने वाले हैं, उन्होंने शायद अब ये तय कर लिया है कि इलेक्शन वक्त पे होंगे, इसलिए शेड्यूल भी आ गया। हाँ जी, तो मुझे नहीं लगता कि इन चीज़ों से कोई इलेक्शन पे फ़र्क पड़े। क्यों जॉर्ज साहब, आपको भी हमेशा इस बात की फ़िक्र रहती थी कि अभी भी कुछ नहीं कहा जा सकता, तो अब शेड्यूल भी आ गया है, थोड़े मामलात और भी आगे बढ़े हैं, जिस तरह मुख्तलिफ पार्टीज़ अब एडजस्टमेंट्स कर रही हैं, उससे भी अब लग रहा है कि एक माहौल आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो रहा है इलेक्शन वाला। तो डू यू थिंक कि अब काफ़ी हद तक क्लैरिटी है कि वी आर गोइंग हेडिंग टुवर्ड्स इलेक्शन? इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल इशू किया है या अफवाह साजी है अभी तक? पहले तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से ऑफिशियली अगर शेड्यूल आया है तो उसको कंसिडर किया जाएगा शेड्यूल। जहाँ तक अमीर मुकाम साहब के मुतालबे की जो है जो बात है, उसका जवाज ठंड नहीं है, उसका जवाज मियां नवाज शरीफ की अल-अज़ीज़िया मिल की अपील है, जिसपे आज भी अखबारों में ये रिपोर्ट हुआ है, अंग्रेजी अखबारों ने भी किया और उर्दू अखबारों ने भी ये कहा है कि उसकी जो स्नेल पेस है, यानी अगर वो मेरिट पे केस होना जाएगा तो समीना वो टाइम लेगा, वो टाइम लेगा, तो जाहिर है उस पर चाहे ना भी नैब बहस करे, अब जाहिर है कुछ ना कुछ तो दिखाना तो है ना, कुछ ना कुछ बहस तो होनी है, कुछ सवाल जवाब तो होने हैं, उसके बगैर तो चल नहीं सकते। तो वो उसके ऊपर अगर शेड्यूल अभी जल्दी अनाउंस हो गया, वो इसलिए मुस्लिम लीग नवाज महीना आगे जाती है इलेक्शन, कि ये आगे चला जाए ताकि उनके जो कायद हैं उनके ऊपर जो कदगन है वो मिट जाए। तो ये जो है ये कोई इतनी बर्फ की जो है वो ठंडी की वजह से नहीं है, ये जो
जो ट्रायल है मियां नवाज शरीफ का, वो जो नहीं तो इस तरह तो फिर पीटीआई को भी ये सूट नहीं करता चौधरी साहब। उन्होंने भी पिटीशन नाया अली के खिलाफ डाली हुई है लाहौर हाई कोर्ट में, तो वो भी उन्हें भी ये फिर तो सूट करता है कि इलेक्शन डिले होके हो सकता है इमरान खान साहब के मुकदमात के हवाले से बेहतर फैसला कोई आ जाए। उनका मुतालबा नहीं है ना डिले करने का, उनका मुतालबा आया नहीं है, वो उनको सूट करता है या नहीं करता, वो उनका इंटरनल मामला है ना जी, वो क्या करते हैं। लेकिन उनकी तरफ से कोई इस किस्म का मुतालबा अभी तक नहीं आया है। इनके किसी जो कोर कमेटी है या जो सियासी तौर पे उनके जिम्मेदारान हैं, उनकी तरफ से तो कोई ऐसी बात नहीं आई है कि जी आप जो हैं गए और आपने ये बात की है। तो लिहाजा उनकी तरफ से हम तो जहाँ से मुतालबा आ रहा है वो आ रहा है नून लीग की तरफ से और JUI की तरफ से, और कुछ जमातें MKM वगैरह जो हैं वो किसी और बहाने पे कह रही हैं कि इलेक्शन उनका। अब देखें ना, एक तरफ बर्फ का मामला है तो दूसरी तरफ कहते हैं जी वो जब तक लोकल गवर्नमेंट के मामला ना तय हो, वो तो चाहते हैं कि जब तक उनकी बात, हर बंदा ये चाहता है, हर पार्टी ये चाहती है जब तक उनकी पॉलिटिकल बात ना बन जाए तब तक ये इलेक्शन ना हो, तो वो प्रोसेस ही रोकना चाहते हैं। तो जो सिलेक्शन का प्रोसेस हो रहा है वही चल रहा है। इलेक्शन का माहौल तो अभी नहीं बन रहा। इलेक्शन में तो शेड्यूल अनाउंस हो तो फिर शायद कोई गर्मी जान पड़े। अभी तक तो ठंडा है काम, अभी तो जिन इलाकों में ठंडी नहीं भी है उधर भी कोई एक्टिविटी नहीं। लेकिन इमरान साहब इधर हम ये भी देख रहे हैं कि पार्लिमानी बोर्ड्स की मीटिंग भी हो रही है और टिकट्स भी दिए जा रहे हैं। अब ये भी खबर आ रही थी कि उधर बलूचिस्तान में कुछ जमातों ने जो PMLN से एडजस्टमेंट की है, अब वो दोबारा से कुछ पीपल्स पार्टी से भी मुलाकातें हो रही हैं। तो आपको लग रहा है कि अभी भी PMLN के लिए सब अच्छा नहीं है? जैसे वो ये एक शो करते हैं कि जी सब चीज़ें अंडर कंट्रोल हैं, कंफर्टेबल हैं, कोई मसले मसाइल नहीं है। अब जैसे चौधरी साहब ने बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया कि भाई उनकी लजीजिया में तो नहीं हुई बरियत, तो इसका मतलब है कि कहीं किसी ने कुछ होल्ड रखा हुआ है अभी भी अपने हाथ में कि भाई सब जो है वो फैसले आराम से ही जरा हो। देखिए बात सीधी सी है कि जहाँ तक बलूचिस्तान की आपने बात की, तो पहली बात ये है कि पार्टियां आखिरी वक्त तक ऑप्शन देखती हैं, और जो हमने पहले भी 2 दिन अपने प्रोग्राम में ये बात की थी कि परसेप्शन पे सियासत चलती है। तो ये जो छोटी पार्टियां, खासतौर पे बलूचिस्तान की पार्टियां या बलूचिस्तान के इलेक्टेबल्स, इवन पूरे पाकिस्तान में बिलअमूम और बलूचिस्तान में बिलखसूस जो इलेक्टेबल्स हैं, वो ये देखते हैं कि परसेप्शन क्या है, कौन सी जमात हुकूमत बनाने जा रही है, हवा किसके साथ है, तो वो हवा को देख के फैसला करते हैं। अब ये उनका फैसला हमेशा आखिरी वक्त तक होता है और वो ऑप्शन खुले रखते हैं। वो बड़े जहाँ दीदा और समझदार लोग होते हैं, दुनियावी तौर पे वो सियासत के रमूज भी जानते हैं, लिहाजा वो आखिरी वक्त तक, ये आप कभी भी देख लें, इवन MQM आपको याद है कि जिस वक्त उन्होंने PTI के साथ भी शामिल होने का किया था, तो उससे एक दिन पहले लास्ट मोमेंट तक लेके गए थे मामला। वो तो ये तमाम सियासी जमातें इसी तरह से करती हैं, तो अभी ये उतार चढ़ाव हो जाती है। ठीक है, लेकिन जनाब दूसरी तरफ एक बड़ी अजीब सी खबर भी आई कि जो नैब ने गवाहान की लिस्ट पेश की है, उसमें PTI की काबीना के 3 लोग जो थे वो शामिल थे, जिसमें जनाब जुबैदा जलाल साहिबा, परवेज़ खटक साहब और नदीम अफजल चंद का नाम था। लेकिन नदीम अफजल चंद साहब कह रहे हैं कि वो गवाह नहीं बनेंगे। कैसे उनकी मर्जी के बगैर फिर उनका नाम भी शामिल हो गया? इस केस की भी क्या अहमियत है, इस पर भी बात करते हैं। और फिर आज आर्मी चीफ़ ने एक अहम दौरे के लिए रवाना हो रहे हैं आर्मी चीफ़, और अमेरिका वो जा रहे हैं, ऑफिशियल विजिट है उनका, तो इसके ऊपर भी बात करेंगे कितना इंपॉर्टेंट है ये पाकिस्तान के लिए विजिट। एक छोटे से ब्रेक के बाद नाज़रीन वापस आते हैं। जी वेलकम बैक नाज़रीन। तो चौधरी साहब, जैसे कि मैं ये बात कर रही थी 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल के हवाले से, चंद साहब कह रहे हैं कि जी मैं गवाही नहीं दूंगा अदालत में आके इमरान खान के खिलाफ, और बाकी जो 2 मेंबर्स हैं यानी जुबैदा जलाल साहिबा, परवेज़ खटक साहब, ये गालिबन गवाह भी बने। आज़म खान साहब गवाह तो हैं लेकिन वो कोई वादा माफ़ गवाह नहीं बने। ये केस आपको क्या दिख रहा है कि ये एक स्ट्रॉन्ग केस साबित हो सकता है? देखिए पाकिस्तान में जो है ना, इस किस्म के केसेस जो ग्राफ्ट के केसेस बनाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग केस पाकिस्तान में TTS का केस था, मियां शहबाज शरीफ और उनके बेटों के ऊपर। वो सारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस था, लेकिन उसका क्या बना? वो हवा में उड़ गया। तो ये जो कादर का जो केस है, ये क्या केस है? मुझे तो इसमें सिर्फ जो एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही वो ये है नहीं आ रही कि 190 मिलियन का आपको जो रकम है वो ट्रांसफ़र होगी रियासत पाकिस्तान के। अब उस पाकिस्तान की रियासत में जो है वो जब ट्रांसफ़र हो गए हैं पैसे, तो फिर
नुकसान कहाँ पे हुआ है, किस चीज का नुकसान हुआ है? नेशनल एक्सचेकर को तो नुकसान फिर नहीं हुआ है, यानी 190 मिलियन पाउंड की जो रकम जो थी वो तो स्टेटली ट्रांसफर हुई। अब ये है कि वो उन्होंने कहा जी कि वो रियासत पाकिस्तान में आनी थी तो किसी एक प्राइवेट पार्टी को, तो ये तो अभी मामला जो है वो प्राइवेट पार्टी अगर ये क्लेम करती है कि वो पैसे उनके हैं, यानी जो बहरिया की है, तो वो तो फिर साबित करेंगे कि ये पैसे उनके हैं, क्योंकि ये जो बैकग्राउंड इस सारे केस का ये है कि जो वन हाइट पार्क है हसन नवाज शरीफ की प्रॉपर्टी थी, वो इन्फ्लेटेड प्राइस के ऊपर, यानी जो असल प्राइस है ऊपर की प्राइस पे अली रियाज मलिक ने खरीदी और उनकी बेगम साहबा ने, और ये पैसे वहाँ पे ट्रांसफर हुए। तो वो वहाँ पे नेशनल क्राइम एजेंसी जो एनसी है उसने ये तहकीक की कि ये पैसे आपके पास कहाँ से आए, तो उसको जस्टिफाई नहीं कर सके समहाउ ज़्यादा, तो फिर ये पैसे जो एनसी ने फ्रीज करके वापस भेजे। तो वो प्रॉपर्टी ये बेसिकली इसमें भी वन हाइट पार्क का प्रोजेक्ट शरीफ राजदान की जो प्रॉपर्टी है वो उसमें शामिल है। अच्छा, लेकिन चौधरी साहब फिर आप ये कह रहे हैं कि इसमें अगर कोई केस बन भी सकता है इमरान खान के खिलाफ, तो मिस यूज ऑफ पावर का बन सकता है कि जी उन्होंने अपनी पावर की वजह से उसका यानी एक मिस यूज किया, एक तरह से इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल जिसको उर्दू में कहते हैं। देखिए, इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किसी को फायदा हो तो है ना, वो ये कह रहे हैं कि आपने बेनिफिट लिया है, तो बेनिफिट उस 190 मिलियन जो रकम वो अकाउंट उसका उन्होंने वो ये कह रहे हैं कि आपने उसके एवज में ये कादर ट्रस्ट की जमीन ली है, और कादर ट्रस्ट की जमीन जो है वो आपने उसमें ली। तो लेकिन कादर ट्रस्ट की जो जमीन है जी वो उसमें तो यूनिवर्सिटी या ट्रस्ट है, तो ट्रस्ट तो किसी का बेनिफिट होता नहीं है, वो जाती फायदा तो हो नहीं सकता, वो तो एक जो अमूमी जो सिलसिला उसमें है ना जी, तो उसका जो और ट्रस्ट उनके नाम है भी तो ना उसे बेच सकते हैं और ना वो समीना, ये बात इतनी सादा नहीं है चौधरी साहब जितनी बयान कर रहे हैं। बात ये है कि मुझे अब ये बताएं ट्रस्टी कौन है उसका। दूसरी बात ये सर ट्रस्टी है ना, वो ना बेच सकते हैं उसको, ना उसको कोई उससे कोई फायदा ले सकते हैं। सुन ले, अगर आप 190 मिलियन पाउंड की जो बात करते हैं, अगर वो ना करते तो आपको मलिक रियाज साहब वो ट्रस्ट के लिए जगह दे रहे थे, आपने उन पे दबाव यही रखा। शहजाद अकबर साहब ने जाके उनसे मुलाकातें वही की जिनकी तफसीलात आई। आपने उनको कहा कि अच्छा आज कुछ लो और कुछ दो, हमें आप इतनी दो ज़मीन, हम आप हमारे नाम करो, बेशक ट्रस्ट के नाम ही करो, और फिर हम उसके बदले आपको ये करते हैं। और दूसरी बात ये कि वो पैसे हुकूमत पाकिस्तान को ही आने थे, लेकिन हुआ ये कि आपने जो जुर्माना मलिक रियाज साहब ने जमा करवाना था आपने उस अकाउंट में उस डील के ज़रिए करवाए, यानी फ़ायदा मलिक रियाज साहब को ये पहुंचा कि उन्होंने जो जुर्माना जमा करवाना था वो जुर्माना पाकिस्तान की जो अवाम की रकम थी उसमें से जमा करवा दिया गया। चलिए अब हमारे पास वक्त बिल्कुल कम रह गया। खान साहब यही है ना कि अवाम की रकम थी या ज़ाती रकम थी, तो ये क्योंकि ये भी तो सर आप जी बिल्कुल ठीक है, आप खुद कानून दान है माशाल्लाह। आप मुझे ये बताएं कि जो रकम वहाँ पे ये साबित हो गया कि ये गैर कानूनी ज़राए से आई थी, वहाँ ये उसको साबित नहीं कर सके, तो बरतानवी कवानीन के मुताबिक वो हुकूमत पाकिस्तान को वापस आनी थी, वो उनकी तो जाती नहीं रही। जाती अगर होती तो वो साबित कर देते। लेकिन वैसे मशरिक बैंक ने जो उसमें स्टेटमेंट जमा कराई वो डिफरेंट है। बहरहाल इस पे अब हम चूंकि फिलहाल हमने तो अदालत लगाई नहीं हुई, इस पे देखते हैं अदालत क्या फैसला करती है। लेकिन एक कमेंट मैं ज़रूर लेना चाहूँगी। आर्मी चीफ साहब आज पहले ऑफिशियल अमरीकी दौरे पर रवाना हुए हैं एज आर्मी चीफ, तो कितना इम्पोर्टेंट है चौधरी साहब इस सिनेरियो में उनका ये विजिट, जहाँ पर हम इस वक्त देख रहे हैं कि कुछ सिक्योरिटी के भी अहम मामलात हैं, फिर मईशत से जुड़े बहुत से सवालात हैं, तो कितना इम्पोर्टेंट विजिट है उनका ये? देखिए, पाकिस्तान और अमेरिका के बहुत दरीना ताल्लुकात हैं, और पाकिस्तानी फौज और इस्टेब्लिशमेंट के अमेरिकन फौज और इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो मामलात हैं वो हिस्टोरिक एक उनकी हैसियत भी है, अहमियत भी है, और खित्ते में जो इलाकाई हमारा इस वक्त सिचुएशन जो है, खासकर जो इजराइल फ़लस्तीन जंग है उसके तनाजुर में, या सी पैक के तनाजुर में, या जो डेवलपमेंट्स नहीं आ रही हैं मिडल ईस्ट में ईरान के साथ, ये सारे मामलात में ये बहुत इम्पॉर्टेंट विजिट है। और जब आर्मी चीफ जाते हैं अमेरिका के विजिट के ऊपर तो उसकी भी जो इम्पोर्टेंस इसलिए बढ़ जाती है कि स्ट्रेटेजिक मामलात जो हैं, स्ट्रेटेजिक मामलात हैं उनको जो है किस तरह से हल तलब करना है, किस तरह से उनकी जो है रुख सेटल करना है, क्योंकि जाहिर है जब ये पहली दफ़ा जाएंगे चीफ साहब तो पेंटागन के साथ, तो दिफा के जो अमेरिकन डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट है उनके साथ गुफ्तगू होगी, तो फिर पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात आपस में हैं, जिसमें कुछ पिछले कुछ अरसे से सर्द मोरी तो नज़र आ रही है,
यानी अमेरिका ने पहली दफ़ा इंडिया के साथ जो है वो मिलिट्री कोऑपरेशन एक्सटेंड की है, पहले कभी भी नहीं किया था। तो उसके ऊपर अफगानिस्तान की जो नई सूरत हाल है, उसके ऊपर चाइना के जो सी पैक इश्यूज है, ईरान, तो काफी इंपॉर्टेंट उनका ये दौरा होगा जो एक ओवरऑल सिचुएशन चल रही है। इमरान साहब, अगर आप कुछ शॉर्ट कमेंट बिल्कुल बहुत अहम ये दौरा है। उसकी बुनियादी वजह है कि जिस तरह चोई साहब ने कहा, स्ट्रेटेजिक पार्टनर पाकिस्तान रहा है अमेरिका का, और इस वक्त नहीं है। इस वक्त इंडिया के साथ वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में है। तो ये इस हवाले से, और फिर जो इस वक्त खित्ते की सूरत हाल है, फिर फ़लस्तीन का जो मामला है उसमें, तो ये सारे मामला जो हैं, क्योंकि अगर फ़लस्तीन को ले ख़ास तौर पे, तो मुस्लिम उम्मा की नज़रें जो है पाकिस्तान पे हमेशा होती हैं। तो आर्मी चीफ उनका मौक़िफ़ सामने रखेंगे, वो भी क्योंकि अमेरिका ने वीटो किया है। मैं यही कह रहा हूँ कि इन सारे मामलात में ये इसलिए तमाम पहलू, और फिर आने वाले इलेक्शन जो हैं, आप इसको भी ना भूलेंगे, इलेक्शन से भी पहले ये है, उससे अमेरिका का क्या लेना। अमेरिका जो है उसका बड़ा कंसर्न होता है उसमें, इलेक्शन फेयर एंड फ्री हो। ऑलराइट, चलिए जी, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। एक यहाँ पर हम बात को समेट लेते हैं अच्छे नुक्ते के ऊपर ही, फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। नाज़रीन, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।